नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह का 9 बज चुका है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे संवेदनशील इलाकों में क्षेत्र में वोटिंग शुरू हुई थी और 8 बजे अन्य क्षेत्रों पर, तो 20 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। ऐसे में हम हर पल की अपडेट्स आपसे साझा कर रहे हैं। लगातार दिग्गज भी वहां पहुंच रहे हैं। बता दें, केदार कश्यप वोट दे चुके हैं, मोहन मरकाम वोट दे चुके हैं, लता उसेंडी वोट दे चुकी है और ऐसे में इन तमाम प्रत्याशियों ने ये अपील की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। इस बीच आपको बता दें कि लगातार वोटिंग की जो तस्वीरें वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। देखिए, इस वक्त अगर हम 2018 के नतीजों की भी बात कर लें तो कांग्रेस को 68 और बीजेपी को 15 सीट हासिल हुई थी और ऐसे में जो नतीजे रहे थे, कांग्रेस फिर से ये कोशिश कर रही है वो नतीजे दोहरा दिए जाए। और हम अगर मतदाताओं की बात करें, कुल वोट प्रतिशत, पुरुष मतदाता महिला मतदाता की बात करें तो कुल तो 76.45%, 76.58% पुरुष मतदाता, महिला मतदाता 76.33% और ट्रांसजेंडर 0.8%। ये वो परसेंटेज हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो पिछली बार रहा था। और अब बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए लगातार मतदान जारी है और इस बीच तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और देखिए 20 सीटों पर वोटिंग की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं और मतदाताओं में खास उत्साह नजर आ रहा है और ये उत्साह मतदाताओं की ओर से नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में हम अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसी जगह जहां पर नक्सलियों ने धमकी दी थी कि यदि वोट डालने निकले तो हाथ काट लिए जाएंगे और सुकमा से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। रुपेश, देखिए जमीनी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और उनके मुद्दे भी लगातार हम पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाइएगा। तो किसको वोट डाला? अंग्रेज कांग्रेस को। क्यों? ऐसे हाँ, तो ये कैसे तबीयत खराब है उसके बावजूद वोट डालने आई आप? कौन? आपकी तबीयत, इतनी उम्र हो गई फिर भी वोट डालने आई? वोट डालने आए बोल को बोलते हैं। हाँ, आना जरूरी ना, बाद में बोलेगा तो हमारे पास क्यों नहीं आए वोट डालने, बोलने से क्या जवाब देंगे? अच्छा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। कौन? बहुत सारे लोग होते हैं। अपना अपना दिल की बात बाबू, हाँ, है कि नहीं? हाँ। कितना चुनाव हो गया वोट डालते? क्या है कि वो पहले का वो गोंड मुरिया का हमको क्या मालूम। हमारा बस होगा एक 20 वोट तक हुआ होगा। 20 बार वोट कर चुकी है। अच्छा, जब पहली बार वोट डाली थी तो नेता कौन था? हाँ, कौन नेता था? कौन था? ओह, क्या नाम है? इंदिरा गांधी की जब से डालते हैं क्या तुम्हें? हाँ, इंदिरा गांधी, देश वाले बुट्टू, हाँ, मुसलमान है। हाँ। जब तक डाली वो मर गए जब बुट्टू हमारे दाता ले। अच्छा, उसका जब से डालती मैं। अच्छा। नेहरू जी के समय में नहीं डाला था? डाले होगा, फिर सब ये किए है ना, फिर कहाँ अलग अलग। अच्छा, तो ये हैं जिन्होंने वोट डाला था। आपकी कौन है ये? नानी है। नानी है। तो नानी को लेकर के आई हैं। हाँ। तो व्हील चेयर है, उसके बावजूद इनकी इच्छा थी कि आप लोगों की इच्छा थी कि जाके? ये तो 3 बजे रात से जग गए, परेशान कर दिए मेरे को, अभी लेके जाओ बोल के। और तो लाने का कोई सुविधा नहीं रहा, फिर स्कूटी में लेके आए। स्कूटी में लेके आए हो? हाँ, स्कूटी में लेके आए। अच्छा। हाँ, वोट डालने जाऊंगी जी बोल के। हाँ। इनका जिद्दी। तो ये हर चुनाव में रहता है? हाँ, हर टाइम में। ये राधा को नहीं देखी। हाँ। ओ, जगदलपुर का राधा को देखी। हाँ, क्या नाम है? इंदिरा गांधी। हाँ, उसका मर्द का नाम क्या क्या हमारा? प्रवीण देव। नहीं, इंदिरा गांधी। यार तो है। इंदिरा गांधी के पापा नेहरू जी? नेहरू जी?
उनको देखा है? नहीं देखे। सुना है उनके बारे में? उसको नहीं देखे, जगदलपुर राधा को देखी। अच्छा, तो ये महिला का उत्साह देखिए जी। 100 साल से ज्यादा की उम्र है, व्हील चेयर पर हैं, आने का कोई साधन नहीं था, स्कूटर पर बैठ करके आई हैं और सुबह 3 बजे से अपनी जो नातिन है, नातिन की उम्र भी आप देख सकती हैं, अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी ज्यादा उनकी उम्र होगी, उनसे जिद करवा करके यहाँ पे वोट डालने आई हैं। तो ये उत्साह है जी। जो ये समझते हैं कि वोट डालना बहुत जरूरी है। जब हमने इनसे पूछा कि आपने वोट डाला, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते हैं, तो बोले कि बाकियों का पता नहीं, लेकिन वोट नहीं डालेंगे तो क्या जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जिम्मेदारी का एहसास है एक वोटर को होना चाहिए, वो इस बुजुर्ग महिला को है और यही जो है बात बहुत लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती है। जी, पैर दर्द देता है बोलते ही। कुछ बोल रही थी आप? कुछ बोल रही थी? ना क्या बिल्कुल रुपेश, ये तस्वीरें खुद में एक बड़ा वो भी समझेगा ये क्या औरत है, पिछड़ मांगते रहती बर को, वो भी बोलेगा। हम लोग को शर्म वो दे तो खाएंगे, नहीं दे तो कुछ। ठीक रुपेश, ये बड़ा संदेश है, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और युवा पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, लेकिन ये बुजुर्ग तबका एक बड़ा संदेश देता नजर आता है कि हम घर पर नहीं रुक रहे, हम व्हील चेयर से वोट डालने पहुंच रहे हैं, तो आप घर में क्या कर रहे हैं? आप भी अपने मताधिकार का उपयोग करिए। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रायपुर से कांग्रेस से मनी वैष्णव जी जुड़ गए हैं। मनी जी, स्वागत है आपका। और वोटिंग चल रही है, कैसा लग रहा है अभी आपको, क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस बार हमने जो काम किया है उस काम पर जनता वोट डाल रही है और इसलिए हम बेहद खुश हैं। हमने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है। लेकिन मनी जी, अगर कुछ सीटों को लेकर हम बात करें, चाहे हम कोंडागांव को ही देख लें उठाकर, तो मोहन मरकाम और लता हुसैन कड़ी टक्कर दिख रही है यहाँ पर। और मोहन मरकाम कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं, लेकिन लता हुसैन कह रही है कि हम वापस आएंगे। देखिए, जो 20 सीटों में आज चुनाव होने वाले हैं, हाँ। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी कहा कि हर वर्ग के लिए हमने काम किया और खासकर आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, हर किसी के लिए काम किया, सबके लिए मेहनत की है हमने। और इस 20 सीटों की अगर बात करें तो हम मेहनत कश जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो हम कहते हैं कि 20 से 20 सीट में कांग्रेस वापस आ रही है, कहीं भी कोई टक्कर की बात नहीं है। हमने काम किया है और हमारा काम बोलता है, हमें कहीं कोई डर नहीं है। 20 की 20 सीटें। चलिए लौटेंगे आपके पास। रुपेश लगातार हमारे साथ बने। रुपेश, आपने सुना ही होगा, मनी वैष्णव जी कह रहे हैं 20 की 20 सीटें हमारे कब्जे में रहने वाली है। लेकिन इस बीच सवाल यह खड़ा होता है कि राजनांदगांव की हम बात कर ले तो डॉक्टर रमन सिंह है वहां से और गिरीश देवांगन टक्कर दे रहे हैं। समीकरण अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं कि वो पीछे हटे, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि सत्ता की जो सीटें रही थी उससे एक भी पीछे हो। जी, देखिए, जाहिर तौर पे जो राजनांदगांव के अपने समीकरण हैं, लेकिन रमन सिंह वहां से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस नाते जो वहां का वोटर है वो क्या बदलाव चाहता है, अपने विधायक के तौर पे रमन सिंह को बदलना चाहता है, या फिर जैसा वो हमेशा से रमन सिंह को चुनता आया है वैसा ही चुनेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पे डॉक्टर साहब की साख जुड़ी हुई है और हमने देखा है कि डॉक्टर साहब आमतौर पे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत कम जाते थे, लेकिन इस बार उनको वहाँ पे लगातार कैंप करना पड़ा, वहाँ पे रुकना पड़ा, जो ये बताती है कि चुनाव कितना टफ था और उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। चूंकि गिरीश देवांगन लंबे समय से कांग्रेस के संगठन में रहे, फिर उसके बाद जो चेयरमैन बने बोर्ड के, तो उसकी वजह से निगम के जो अध्यक्ष बने मिनरल कॉरपोरेशन के, तो उसकी वजह से उनका प्रभाव बढ़ा है। प्रभाव बढ़ने की वजह से उनको टिकट मिली और ये भेजा गया उनको राजनांदगांव, और राजनांदगांव में उन्होंने बताया कि मैं भांचा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये प्रदेश भांचा राम को मानने वाला प्रदेश है, उसी तरीके से भांचे के रूप में मैं राजनांदगांव पहुंचा हूं और यहां पे जीत दर्ज करूंगा। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, लगातार कैंपेन किया, पदयात्राएं की, लोगों से मुलाकातें की, नुक्कड़ सभाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाकर के वहां प्रचार किया है। तो दोनों ही पार्टियों से कोई भी पार्टी
उस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, पूरी दमखम के साथ वहां लड़ाई लड़ी गई है। तो वहां का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। नतीजे उतने ही दिलचस्प होंगे या नहीं, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल राजनांदगांव इस पहले फेज की सबसे ज्यादा हॉट सीट में से एक सीट है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करें वोटिंग को लेकर, देखिए आप मतदान केंद्र पर हैं ही, वो तस्वीरें आप साझा कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि 223 विधानसभा क्षेत्रों में जहां वोटिंग हो रही है, अगर हम बात करें तो इस बार 25 जो महिला प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी काफी असमंजस बना हुआ है और जो वोटर्स हैं उनको लेकर उत्साह जो नजर आ रहा है। एक और हम वो आपके जरिए तस्वीरें भी जानेंगे और साथ ही इन सभी प्रत्याशियों को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, प्रत्याशियों को लेकर के बातचीत की जाए तो ये माना जाता है कि मनीष कुंजाम यहाँ लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं, अगर सुकमा की बातचीत की जाए तो। और मनीष कुंजाम चिर परिचित प्रतिद्वंदी रहे हैं कवासी लखमा के, लेकिन पिछले 5 चुनाव से कवासी लखमा लगातार जीतते रहे हैं। चाहे मनीष कुंजाम उससे पहले विधायक रहे, लेकिन मनीष कुंजाम हो या फिर कवासी लखमा, इनका मार्जिन कभी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहा है। और इस बार जो सलवा जुडूम हुआ था, जिसको लेकर के बस्तर के इलाकों में काफी नाराजगी देखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सलवा जुडूम को बंद किया गया था। सलवा जुडूम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सोयम मुक्का को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है जी। आज कवासी लखमा ने उनको पापी तक बोल दिया, तो जाहिर तौर पे कवासी लखमा चाहते हैं कि जो लोगों का पुराना गुस्सा है वो सामने हो ताकि उनको फायदा मिल सके। लेकिन अगर बात की जाए कवासी लखमा की, तो कवासी लखमा विधायक के तौर पे लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार वो मंत्री रहे हैं। और मंत्री होने के बाद क्षेत्र में जो सक्रियता होती है वो किसी भी विधायक के लिए घट जाती है, उतनी आसान नहीं रहती है, क्योंकि उसको राज्य को देखना पड़ता है, रायपुर रहना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने दूसरे जो करीबी लोग हैं उन पर। तो उनका क्या 5 साल में रवैया रहा है, ये काफ़ी कुछ तय करेगा कि कवासी लखमा का रिजल्ट क्या होगा। सुकमा कोंटा सीट जो सुकमा जिले में है, एकमात्र सीट है, उसके नतीजे तय होंगे। तो ये बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा आज कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, बहुत आराम से, सबसे पहले सुबह उठ करके जब हम उनके पास पहुंचे तो वो रोज़ की तरह अपना मालिश करवा रहे थे। मालिश करवाने के बाद जब हमने कहा कि कितने बजे आप जाएंगे, तो उनको ये एहसास हुआ कि देरी हो जाएगी, तो तत्काल वहाँ से वो गए, देवगुड़ी में अपने देवता की पूजा की और पूजा करने के बाद सीधे सीधे जाकर के वोट किया। उनसे पहले उनके बेटे हरीश कर्मा और जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी ने उस मतदान केंद्र पर पहला वोट डाला है। और उस गांव का एक रिवाज है, बन गया है कि कवासी लखमा का जो परिवार है वो सबसे पहले जाकर के वहां पे वोट डालता है और उसके बाद वहां पे मतदान शुरू होता है। तो परिस्थितियां जिस तरह से सुकमा की बदली हैं, बस्तर की परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से नक्सलवाद का दंश लंबे समय से बस्तर झेलता आ रहा है, तो ये जो सड़कें बनी हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ के जो वोटर्स का टर्नआउट अगर बढ़ता है, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, तो वो किसके फेवर में जाता है, ये सारी चीज़ें सुकमा के रिजल्ट को बताएंगी, उसको मुकम्मल करेंगी, उसको तय करेंगी। तो फिलहाल बहुत दिलचस्प लड़ाई है। राजनांदगांव से लेकर के कवर्धा से लेकर के सुकमा तक जो पहले फेज के इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन में ज़बरदस्त मुकाबला है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े दावे हैं। पिछली बार कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा लोक लुभावन था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी लोक लुभावन घोषणा पत्र लाया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जिन मसलों को लेकर के कांग्रेस को घेरा करती थी, डॉक्टर रमन सिंह बोलते थे इतना पैसा नहीं है राज्य के पास कि हम इस कीमत पर धान खरीद सकें, और वो चूंकि 5 साल खरीदी हुई है, तो आज बिल्कुल रुपेश, और इस बार का घोषणा पत्र भी देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां एकदम पूरे जोश से आई हैं और जनता के दिल को छूने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि उनके बिंदुओं को देखकर साफ नजर आ रहा है कि किसी वर्ग को पीछे तो नहीं छोड़ना। लौटेंगे आपके पास, कवर्धा चल लेते हैं। सतीश तंबोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, डॉक्टर रमन सिंह तो 4 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम वोटिंग का एक प्रतिशत जान ले, कितने लोग कैसे पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें आपसे जान ले, तो क्या कुछ खास? जी, कवर्धा में मतदान लगभग 1 घंटा का समय पूरा हो गया है और लगातार मैं हर बूथों पे जा रहा हूं, जहां गजब का उत्साह दिख रहा है। और घंटे भर बाद भी अगर मैं तस्वीर दिखाना चाहूं तो हर बूथ पर इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। महिलाएं भी पीछे नहीं है, उसी तरह से पुरुषों की लाइन में भी कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही। गजब का उत्साह है
अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है दोपहर 3 बजे के आसपास यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके बेटे अभिषेक सिंह जो पूर्व सांसद हैं वो जो है बूथ पर आए थे और सबसे पहले अपने मतदान करके वो चले गए हैं और सभी मतदाताओं को मतदान करने की जो है अपील भी कर गए हैं। हमारे कुछ मतदाताएं हैं जो लंबी कतार पे खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। मतदान को लेकर जो है कितना उत्साह है और जो है आप खड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर जो है आप मतदान करने पहुंचे हैं? नहीं, अपने काम से देखते। अच्छा, तो ये जो है मतदाता काफी जागरूक मतदाता है। इनका कहना है कि पहले जो है वो मतदान करेंगे, फिर में जो है दूसरा अपना काम करेंगे। और जो है मतदाता है हालांकि जो है शर्मा रहे हैं, हालांकि वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है उत्साह जो है गजब का दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि युवा वर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, विकलांग भी जो है लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उत्साह जो है देखते बनती है। हालांकि 1 घंटे हो गए हैं, अभी वोट का परसेंटेज अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। बिल्कुल, और 1 घंटा हो गया है और ये लंबी लंबी कतारें देखकर लग रहा है कि आज का मतदाता कितना ज्यादा जागरूक है और अपने मताधिकार का उपयोग करना जानता है। मैं लौटूंगी आपके पास, नारायणपुर चल लेते हैं। हेमंत संचेती हमारे साथ जुड़े हैं वहां से। हेमंत, नारायणपुर की तस्वीरें हम आपसे जानेंगे। हर जगह मतदाता काफी उत्साहित जागरूक होकर मतदान के लिए पहुंच रहा है, देखेंगे तस्वीर आपके जरिए। जी हाँ, नारायणपुर में जो मतदाता है काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। हम जो पहले सुबह से थे वो हम अबूझमाड़ के क्रोसनार मतदान केंद्र में तैनात थे। वहाँ की जो संख्या थी मतदाताओं की वो देखने लायक थी। जहाँ नक्सली एक और मतदान का बहिष्कार करा रहे थे चुनाव का, और वहाँ पे अबूझमाड़ की तस्वीर एक अलग थी जहाँ काफी मतदाता भारी संख्या में निकले थे। अभी हम नारायणपुर के आदर्श मतदान केंद्र में हैं जहाँ पे मतदाता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। हमारे साथ एक युवा मतदाता है, हम उनसे जानते हैं क्या और किस मुद्दे को लेके ये मतदान करने आए हैं। जी बताएंगे। बिल्कुल, अभी जो ये मतदान लग रहा है एकदम त्योहार टाइप का लग रहा है, और हम जो आए हैं एक अच्छे आदमी को, अच्छा व्यक्ति, अच्छा हमारे अच्छे विधायक का चयन करने आए हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का पूरा विकास करे और आम आदमी के साथ साथ में गरीब और सभी का मदद करे। ऐसे को हम चुनने के लिए यहाँ पर मतदान करने आए हैं। मुद्दे क्या क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो ये देखने को आता है कि नगर का विकास होना चाहिए अच्छे से, और साथ में जो शिक्षा व्यवस्था है वो रहनी चाहिए, आवागमन, और सबसे बड़ी बात की जो नक्सल। मैं लौटती हूँ आपके पास, कांकेर चलेंगे। गौतम सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम, देखिए संवेदनशील क्षेत्र और यहाँ पर मतदान कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बीते कल जैसी तस्वीरें सामने आई, मतदान कर्मी और जो जवान घायल हुए, इसके बाद यहाँ पर अब तस्वीरें कैसी, मतदाता किस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से लेकर अब तक कितनी संख्या बढ़ी है, ये सभी जानकारी आपसे लेंगे। देखिए मनु की नक्सलियों के लगातार बहिष्कार, चुनाव को लेकर बहिष्कार करने के बावजूद लगातार मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणमारा के आदर्श मतदान केंद्र में, जहां पर एक लंबी लाइन महिलाओं की लगी हुई है और पुरुष वर्ग भी है। कुछ युवा मतदाता हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वो आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या सोचकर यहाँ पे मतदान करने आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने क्या सोचा है, आप पहली बार मतदान कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, पहली बार मतदान आए हैं तो कुछ तो मन में होगा कि हम कैसी सरकार चाहें, क्या सोचते हैं? मतलब अच्छा होना चाहिए सरकार, जो हम लोग से लेकर आगे भी करे, इसलिए मतदान समाज पर थोड़े। आप भी पहली बार मतदान करने आई हैं, क्या सोच के आप मतदान करने आई? थोड़ा जोर से बोलें। अच्छा लग रहा है, मतदान करने आए हैं, खुशी हो रहा है, फर्स्ट मतदान है। क्या मुद्दा है, क्या मन में क्या सोचा है आपने? देखिए अमूमन ये होता है कि जो नए मतदाता होते हैं थोड़ा शर्मिला उनका चलिए आप बने रहिए। तो ये वो मतदाता हैं, पहली बार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और शायद वो झिझक अभी खुली नहीं है, जिसलिए वो थोड़ा सा शायद थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं। हमारे साथ मनी वैष्णव जी कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। मनी जी, कुछ सीटों पर अगर हम समीकरण देखने की कोशिश करें, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो एक तरह से ये लग रहा कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए थोड़ा वक्त लिया गया, लेकिन पूरी तरह से सोच समझकर उसे तैयार कर लिया गया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हम तो जनता के लिए काम करते हैं। पिछले बार भी जनता के लिए काम किया, इस बार भी जनता के लिए काम करने के लिए हमने घोषणा पत्र बनाया है। और अभी आपके प्रदर्शित चैनल पर मैं जो तस्वीरें देख रहा था, उसे देखकर मैं काफी खुश हुआ, और पूरे देश को खुश होना चाहिए। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में जहां मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसरा होता था, उस क्षेत्र में मतदाता पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं डंके के चोट पर कि हमें नक्सलवाद नहीं चाहिए। इससे बड़ी चीज क्या होगी? तो आज प्रदेश में जो है तस्वीरें बदल चुकी है। भूपेश सरकार आने के बाद 2 ब्लॉक से 14 जिलों तक भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद को पहुंचा दिया था। आज हमने उसे हतोत्साहित करने का काम किया है और नक्सलवाद को जो है समाप्त करने का काम लगातार हम कर रहे हैं। तो ये काफी हर्ष का विषय, पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। काफी अच्छा लगा मुझे देखकर। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमने तो जो घोषणा पत्र बनाया, हमने पिछले बार जो काम किया था उसी के दम पर हम चुनाव में जा रहे हैं। और इस बार भी जो हमने घोषणा पत्र बनाया है, इस पर हम काम करेंगे। जनता का विश्वास इस पर है। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन वो भरोसा कहां से लाएंगे? 15 साल लगातार इन्होंने छला है छत्तीसगढ़ की जनता को। 3 बार ये सरकार में आए, 3 बार घोषणा पत्र बनाया इन्होंने। 3 घोषणा पत्रों में कुल मिला के 150 वादे इन्होंने किए थे, जिसमें से 30% वादों को ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर देगी, भरोसा कहां से लाएगी? भरोसा तो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने लगातार काम किया छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हमने कर्ज माफी कहा था, 2 घंटे के भीतर कर्ज माफी की हमने सरकार बनने के बाद। हमने 2500 समर्थन मूल्य की बात कही थी, लेकिन हम 2640 और 2660 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमने कहा नहीं था वो काम भी हमने किया। धनवंतरी मेडिकल हमने नहीं कहा था, हमने किया। आत्मा स्कूल की बात हमने नहीं की थी, हमने किया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने स्वयं से किए और बहुत सारे नवाचारी कार्य हमने इस प्रदेश में स्थापित। लगातार आपको दिखा रहा है क्या तैयारी है, और ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट है। तो लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ रसिका पांडे, जी मीडिया, राजनांदगांव। तो देखिए, सहयोगी रसिका ने तस्वीरें दिखाई राजनांदगांव, जहां अगर हम डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो पूजा स्थल की तस्वीरें थी। वो पूजा स्थल की तस्वीरें देखिए, ज्यादातर अगर हम बात करें तो हर प्रत्याशी जब भी अपने घर से आज बाहर निकल रहा है तो पूजा करके बाहर निकल रहे हैं। कवासी लखमा हो या फिर अब डॉक्टर रमन सिंह हो, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अलग अलग जगहों पर खूबसूरत तस्वीरें, सुखद तस्वीरें सामने आ रही है। मतदाताओं को लेकर लगातार हम जब बात कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे अति संवेदनशील इलाके जहां पर वोटिंग से पहले मतदाताओं ने साफ कह दिया संख्या में मतदान करने पहुंचे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चलने में भी इनको दिक्कत है, लेकिन इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर इनको लेकर आए हैं, इनको मतदान कराने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, ये ही सबसे अहम बात है जो हम लगातार संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और मतदान करें। ऐसे में ये एक मिसाल है। कितनी उम्र हो गई है इनकी? इसका तो 80 होगा। अच्छा, 80 के करीब की उम्र है इनकी। तो सुबह सुबह मतदान करने आप ले आए, इनका मन था वोटिंग के लिए आने का? हाँ, मन था। वहाँ के इसको घर के लाना। कुछ कहना चाहेंगे बाबा आप? वोट करना जरूरी है? वोट देना जरूरी नहीं है, कहा हाँ। तो देखिए, सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जब उनसे पूछा गया, उनके जो यहाँ पर साथ में मौजूद हैं सदस्य परिवार के, उन्होंने कहा तो उन्होंने जवाब में हाँ कहा कि वोट देना जरूरी है। हर बार आते हैं वोट देने? हर बार। और आप लोग ऐसे लेके आते हैं। तो देखिए, यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। तमाम जो ये चूंकि एक आदर्श मतदान बूथ है तो यहाँ पर इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक ऐसा भी मतदान केंद्र जहाँ पर सारे महिला पोलिंग ऑफिसर्स हैं। और ऐसे में ये बुजुर्ग वो मिसाल पेश करते हैं कि कितना जरूरी है घर से निकलकर मतदान करना, क्योंकि देखिए, ये हमें एक हक तो मिला हुआ है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ताकि आप अगले 5 साल ये शिकायत ना करें। बिल्कुल। और ये देखिए, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुखद तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो दिव्यांगजन पहुंच रहे वोटिंग के लिए एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, महा कवरेज जारी है।
पवन लगाते रहो। पहले चरण में और दोनों चरण के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वजह क्या है? आपको लग रहा है इतना बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि झूठे का बदला जो 5 साल पहले आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल करके और हमने वो नहीं देंगे क्या फीड अपनी? फीड ले रहे हैं नहीं, अच्छा आपका ले रहे हैं, चलो उसी को भेज देना ना। दो साल का बोनस यानी 100 करोड़ देने की घोषणा की है। 5 रुपये गैस सिलेंडर लाने का है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक समाज के लिए घोषणा है। और उससे बड़ी बात कि डॉक्टर रमन सिंह को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने वोट के लिए निकलने से पहले पूजा करते हुए नजर आए। पूजा स्थल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और हर प्रत्याशी का ये कहना, सभी से अपील कर रहे थे कि वोट जरूर करें, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आप सभी से अपील करता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। सुबह 7 बजे से संवेदनशील इलाकों में और 8 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और हर जगह की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता मनी वैष्णव जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आवेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, अलग अलग सीटों पर अलग अलग समीकरण दिख रहा है। जो परिणाम 2018 में रहे थे उसको बदलने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना हम एक आगे ही रहेंगे। जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव शेष देश के चुनाव से बिल्कुल अलग है, बेहद अलग है। यहाँ पे जो मुस्लिमों की आबादी है 1.5 से 2% है, ईसाई भी कम है, तो यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम का समीकरण काम नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जाति के भी झगड़े काम नहीं करने वाले। यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे न तो कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, न तो रिलीजियस पॉलिटिक्स का की कोई जगह है। तो छत्तीसगढ़ को सबसे अलग रखनी पड़ेगी। यहाँ पे दरअसल 80% जो किसान, मजदूर और ग्रामीण है, उनके सापेक्ष जो है 20% जो मध्यम वर्ग है, जो बाहर से आए लोग हैं, जो तमाम उद्योगपति हैं, तमाम पैसे वाले हैं, वो खड़े हैं। तो झगड़ा इसके बीच है, जंग इनके बीच में है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर 5 साल में भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ियावाद खड़ा किया, छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान और अस्मिता की जो बात कही, वो अब मजबूत हो गया। तो इस छत्तीसगढ़ियावाद का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से है। ठीक, आवेश जी मैं लौटती हूँ, आप बात पूरी करिएगा। इस बीच रुपेश हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। रुपेश, देखिए अलग अलग सीटों की बात हो रही है, तो 5 साल, ये जो बीते 5 साल है उनको लेकर बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, एक भूपेश सरकार ने संदेश दिया है।
देखिए, जाहिर तौर पे भूपेश बघेल की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो छत्तीसगढ़ियत पर है, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट इस इलेक्शन में होता है ये तो मतदान जब हो जाएगा उसके बाद ही पता करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब छत्तीसगढ़िया जो पन है उस पर आना पड़ा, वो उसकी पिच नहीं थी, तो उस पर आकर के अगर उसको खेलना पड़ रहा है तो परसेप्शन के लेवल पर तो जाहिर तौर पर एडवांटेज है। लेकिन जिस तस्वीर को मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लाइन है उसकी रफ्तार काफी धीमी है, और ये देखिए तमाम लोग जो है वो घंटे से बैठे खड़े खड़े थक गए, उसके बाद यहाँ पे बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग क्यों बैठ गए? थक गए सर। कितना देर? 1 घंटा हो रहा है, खड़े थे, अब बैठ गए। तो दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पुरुषों की जो लाइन है यहीं तक है और महिलाओं की लाइन सड़क के उस पार है, और महिलाएं खड़ी हैं, लगातार बैठी भी हुई हैं बीच में, और वो वोट डाल करके ही जाएंगी। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो महिला वोटर्स ज्यादा हैं, कुछ फर्स्ट टाइमर वोटर्स भी हैं, कुछ युवतियां हैं जो पहली बार वोट कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप पहली बार वोट करेंगे? यस सर, पहली बार वोट देने आई हूँ। क्या नाम है आपका? रमिता यादव। आप रमिता ये बताइए कि पहली बार जब वोट करने आ रही हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है, कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे वोट होना चाहिए? जो आने वाला सिस्टम है ना वो अच्छे से चले इसलिए वोट देना है सर। जो आने वाला सिस्टम है तो अच्छे से चले, जनता को अच्छा लगे, जो सिस्टम कैसे चलना चाहिए वो, इसलिए वोट देना है। तो अच्छे से चले सिस्टम। नक्सलवाद को लेकर के कोई बातचीत आपके दिमाग में है? नो सर। नक्सलवाद अभी यहाँ पे कम हो गया पहले से? यस सर, कम हो गया सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी सरिता यादव। अच्छा, तो आप क्या सोच करके वोट करने जा रही हैं? बताइए बताइए, शर्माइए नहीं। कैसी सरकार चुनेंगी आप? जो हमारी मदद करे, जो हमारे ख्याल रखे, ऐसी सरकार चुनेंगे सर। आप बताइए, आप कैसी सरकार चुनने जा रही हैं? अच्छा सरकार चुनेंगे। अच्छा, आपका जो नेता हो वो कैसा, क्या उम्मीदें हैं उससे, आप बताएंगी? जी सर। चलिए, एक और नौजवान है, ये भी पहली बार वोट डाल रहे हैं। कैसी सरकार चुनने जा रहे हैं आप? जो जनता को देखे ना सर अच्छी तरह से, उसी को वोट देंगे। जो जनता को देखे अच्छी तरह से उसको वोट करना है। चलिए, तो ये है कि कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि सरकार ऐसी चाहिए जो उनका ख्याल रखे, जो जनता को देखे, उसी को ये लोग वोट करेंगे। इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में? क्या बात है? क्या बात, हम तो बार बार वोट लगाते। बार बार वोट लगाते हैं? क्या सोच के लगाते हैं? क्या सोच के, फिर वैसी कोई जनता का सेवा करेगा उसी को दे देंगे। तो जनता का सेवा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। आप बताइए। ऐसे ही सर। खड़े हो जाइए ना, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। आइए, उठ जाइए, उठिए उठिए उठिए। हाँ सर, क्या ठीक है सर, कौन ठीक कर रहा है, जनता को कौन अच्छा देख रहा है उसी को हम देंगे। अच्छा, जनता को कौन अच्छे से देख रहा है, कौन ठीक कर रहा है, उसी को वोट करेंगे। आप लोग भी कुछ बातचीत करेंगे? फर्स्ट टाइम वोट करने जा रही हैं? यस सर। तो किससे, माँ बाप से मशवरा किया है कि खुद आकर के वोट करेंगे? नहीं सर, माँ बाप से पूछा है, तो उन्होंने बोला है किसको वोट करना है? जी बोले हैं सर। हैं? बोले हैं। आप पहली बार है सर। तो ये बताओ ना, आपकी किसको बोला है? जो जनता को देखेगा उसी को देंगे। अच्छा, तो आपका खुद का फैसला है कि घर वालों का भी प्रभाव है? खुद का है सर। जी। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। तो पूजा, आपने क्या सोचा है? जी, जो अच्छा से सेवा करेगा उसी को वोट देंगे सर। तो अच्छा से सेवा होता है, राजनीति वाले करते हैं? जी करते हैं। हाँ जी, करते हैं सर। तो ये देखिए कि तमाम जो युवतियां हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा ख्याल रखेगा उसी को वोट करेंगे। तो इस संकेत को समझना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को लेकर के उत्साह है, और ये उत्साह महिलाओं में ज्यादा दिख रहा है। क्यों भाई, ये बताओ आप कि पुरुष लोग बहुत कम संख्या में आए, महिलाएं ज्यादा आई हैं, क्यों? पुरुष लोग पर खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी में, तो वो लोग वोट नहीं डालेंगे क्या? आ रहे हैं पीछे से, आ रहे। कब लौटेंगे वो लोग, कब आएंगे? अभी 12 बजे पहुंच जाएंगे। 12 बजे। आप लोग जो निकली हैं, घर का काम काज करके निकली हैं? नो सर, मैं नहीं की हूँ। आपका घर का काम थोड़ी होगा, आप तो पढ़ाई करती हैं। यस सर, पढ़ाई हो गया सर हमारे पास। तो आपकी मम्मी वगैरह आई हैं? यस सर, उनका हो गया, चले गए। अच्छा, तो वो लोग कैसे, घर का काम पहले कर लिए कि पहले वोट डालने आए? पहले कर लिए घर का काम। घर का काम कर लिया, उसके बाद वोट डालने आए? यस सर। तो पहले घर का काम किया, उसके बाद वोट डालने आए हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप लोगों ने घर का काम कर लिया? नहीं किया साहब, चाय तक नहीं पिए है। चाय भी नहीं पिए हैं? कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं? 2 घंटा हो रहा है। 2 घंटे हो गए, और अभी देखिए कि इनके आगे कम से कम 20 लोग और हैं।
तो सब पहले सोचा कि सुबह उठ करके पहले वोट करते करते डोकरी हो गया, अब लगाते लगाते अभी डोकरी हो गया, ये उम्र में आ गए। हमेशा वोट करती है ना, तो क्या सोच करके वोट करती है? क्या सोच के हम लोग को फिर जनता को वोट देना चाहिए ना, वोट तो देना चाहिए ना हम लोग सरकार। आपकी उम्र कितनी है? जी 18। 18 कब पूरा हुआ? जी पिछले साल। पिछले साल? आप देखिए कि बहुत छोटी दिख रही हैं आप। पढ़ती हैं आप? यस सर। कौन सी क्लास में? 12th क्लास। अच्छा 12th में। जी। तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या मुद्दा है, कैसी सरकार चुनेंगे, कैसा विधायक चुनेंगे? जी जो हमारे गांव में पूरा सुविधा हो पानी की, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं सर जिनको नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार हैं, उन लोग को नौकरी मिले, ये सोच के दे रही हूँ सर। तो बेरोजगारी यहाँ पे मुद्दा है? यस सर। आप बताइए कि घर का काम काज सब निपटा करके आई हैं कि नहीं सर? सीधे यहीं पहुँच गए? सीधे पहुँच गए। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो भी आए हुए हैं कि वो बाद में आए हैं? आए हैं जी। सब साथ ही साथ आए हुए? जी। तो ये बताइए कि क्या सोच करके वोट करेंगे आप? कैसी सरकार चुनना चाह रही है? सरकार तो जो जनता की सेवा करे ऐसी होनी वो चाहिए। तो सभी पार्टियां दावा करती हैं। दावा तो सब करते हैं लेकिन नहीं करते हैं सर। हाँ। दावा वोट तो फिर उसी में से किसी को चुनना है ना? नहीं, जब टाइम आता है सब आते हैं मांगने के लिए, लेकिन कोई नहीं करता बाद में, है ना। इसीलिए हम लोग भी कुछ सोच के देते हैं ना, तो उनको भी अपने मतलब वादे पर कायम रहना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। तो अभी दोनों ही पार्टियों ने खूब सारे वादे किए हैं। आते हैं घर। नहीं, मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र, कुछ पता है कि क्या क्या वादे किए होंगे? अब ये तो नहीं पता सर मुझे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि सरकार क्या काम करने जा रही है आपके लिए? अब पता नहीं। होगा तो पता चल जाएगा। होगा तो पता चल जाएगा। जो पिछली सरकार ने वादे किए चलिए रुपेश लौटते हैं रसिका के पास, सीधा चल लेते हैं। एग्जाम का डेट है और कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? एग्ज़ाम का तारीख है, लोग मतदान के लिए बहुत उत्साह के साथ निकल रहे हैं और राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व उत्साह है और ये परिवर्तन का घोतक है, परिवर्तन होने वाला है, जनता के मन में ये आशा है। सर हमने पिछली बार देखा था जो मार्जिन था हार और जीत का वो 18,000 वोटों का ही अंतर था और लगातार कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जीत हम दर्ज कर रहे हैं। तो आप जब जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे थे तो कैसा रिस्पांस है? नहीं, बहुत अच्छा वातावरण है और परिवर्तन के पक्ष में ज़बरदस्त पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल है, बस्तर से लेकर राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में। और निश्चित रूप से मतदान के बाद परिवर्तन हो जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे मुहर लगाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनसे हमने जाना कि क्या तैयारी क्या स्थिति है और उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ही सत्ता में वापसी करने वाली है। कैमरामैन सुनील के साथ रसिका पांडे, जी मीडिया, राजनांदगांव। बिल्कुल, तो डॉक्टर रमन सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि पात्रण बहुत अच्छा रहा है और रिस्पांस भी अच्छा मिला है और पिछले बार का जो मार्जिन था उसको इस बार बीजेपी खत्म कर देगी, यानी कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी। और अब हम सीधा चल लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल जी, एक समीकरण देखा जा रहा है, लेकिन अभी डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि पिछली बार का जो मार्जिन 18,000 वोट्स का था वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखिए, कोई भी प्रत्याशी अपनी कमी तो बताएंगे नहीं, निश्चित रूप से वो अपने विजयी होने की ही बात कहेंगे और अच्छा से अच्छा करने की बात कहेंगे। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, वो विजयी होने के लिए बिल्कुल उत्साहित हैं, निश्चित रूप से उत्साह के रूप में उन्होंने कहा है। और वो सच और झूठ जो होगा वो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन टक्कर जो है राजनांदगांव में अच्छी जबरदस्त हुई है, ऐसा जैसे लगने लगा कि वहाँ कुछ चुनाव हो रहे हैं। नहीं तो रमन सिंह का नाम इतना बड़ा है कि रमन सिंह के अपोजिशन में कोई आए तो छोटा लगने लगता है, इसलिए जो है वो परिस्थिति नहीं बनी। और स्पष्ट ये रहा कि भाई बराबर की टक्कर जो है गिरीश देवंगन ने वहां जाकर के दी है, बाहर से जाने के बाद भी अपने ननिहाल में, वो राजनांदगांव उनका ननिहाल पड़ता है, तो ननिहाल के नाम से उन्होंने वहां पर अपने वोट मांगने का प्रयास किया है और सफलता असफलता 3 तारीख को पता लगेगी। जी बिल्कुल, चलिए लौटते हैं आपके पास। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनी वैष्णव जी आपके पास आएंगे। देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की तस्वीरें हमेशा से सामने आती रही हैं, लेकिन अन्य दल भी साथ में रहे हैं कि वो कंपटीशन देने की पूरी तैयारी करते हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है, क्या देखती है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं है, तो बाकी दलों का सवाल ही नहीं उठता। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, हमने काम किया है और काम हमारा जी बिल्कुल काम हमने किया है और काम हमारा बोलता है। देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव हुए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी एक 2-3 संगठन जो है अलग से चुनाव लड़े, लेकिन कोई उनको फायदा हुआ नहीं। कांग्रेस की सीधी सीधी वहां पे जीत हुई और तमाम प्रकार के दल जो है वो लगातार प्रयास करते हैं। ठीक है, चुनाव है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन वो केवल औपचारिकता है और मुख्य टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होती है छत्तीसगढ़ में, और इस बार भी जो है उन्हीं के बीच है। लेकिन इस बार देखने लायक बात यह है कि क्योंकि हमने काम किया है तो हम कहीं ज्यादा भारी हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अभी मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पे, रुपेश गुप्ता जी ने 2 लोगों से पूछा, एक युवक से पूछा, एक युवती से पूछा कि भाई वोट किसको देंगे, तो वो उन्होंने कहा कि जो जनता की सेवा करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जनता की सेवा हो रही है, तो उन्होंने कहा हाँ जनता की सेवा हो रही है। तो ये बात आपने भी देखी, मैंने भी देखा, तो काम तो हुआ है, ये बात जनता जानती है और उसी पर जो है मतदान इस बार हो रहा है। और जहां तक राजनांदगांव की बात है, बाबूलाल शर्मा जी अभी कह रहे थे कि रमन सिंह के सामने सारे चेहरे छोटे लगते थे। इस बार जो है किसान के शोषक बनाम किसान की लड़ाई है राजनांदगांव में, और इस बार बाकी जगह तो छोड़िए आप, राजनांदगांव तक में डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तक हार रहे हैं राजनांदगांव में। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ। तो हमने काम किया है और इसीलिए डंके की चोट पर हम बोल रहे हैं कि 20 की 20 सीटें इस चरण के मतदान में 20 की 20 सीटें जो है हमें हासिल होने वाली है। चलिए लौटेंगे आपके पास। इस बीच अपने जनता को वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। भानु प्रतापपुर से 16.90 9:30 बजे तक ये वोटिंग प्रतिशत आ चुका है, वोट पड़ चुके हैं। और अगर हम बात करें अन्य जगहों की तो भानु प्रतापपुर के साथ साथ अंतागढ़ की भी बात कर ले, 9:30 तक 17.44% वोट पड़ चुके हैं। सुबह से ही लेकर अगर हम बात करें तो लगातार वोटिंग जारी है। कुछ जगह पर 7 बजे से, यानी कि जो संवेदनशील इलाके 10 सीटों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 10 सीटों पर 8 बजे से। और ऐसे में अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर का ये वोटिंग परसेंट हम आपसे साझा कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर में 16.90% और अंतागढ़ में 17.40%। ये वो वोटिंग परसेंटेज है जो अब 9:30 बजे तक सामने आया है। फिलहाल हम अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं रूपेश के पास चलना चाहूंगी, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हो। रूपेश, तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने कई लोगों से बातचीत की, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, काफी उत्साहित हैं और उनका सजग होकर यह कहना कि जो हमारा विकास करेगा हम उसको वोट डालेंगे। यानी कि साफ समझ में तो आ रहा है कि महिला हो या युवा हो, समझ चुके हमारा विकास कौन कर रहा है। जाहिर तौर पे, लेकिन वो बता भी नहीं रहे हैं कि इसके मायने क्या हैं जी, क्योंकि जो विकास है उसको लेकर के परिभाषाएं तक अलग हो जाती हैं। हाँ। जहां भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कहती है, कांग्रेस कहती है कि जो व्यक्ति का विकास है वही विकास है। तो जनता क्या विकास का मतलब समझती है, लेकिन जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो जाएं, ये उनके लिए विकास है। उनकी जिंदगी आसान हो जाए, ये उनके लिए विकास है। लेकिन इस विकास के मायने राजनेता भी समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। एक चिंता भी दिखी कि चुनाव के वक्त तो हर कोई आता है, लेकिन 5 साल कोई नहीं आता है। ये कवासी लकमा का क्षेत्र है जो कि कद्दावर मंत्री रहे हैं। अगर यहाँ के विधायकों से ये अगर बात की जा रही है तो जाहिर तौर पे ये चिंता की बात है, क्योंकि यहीं से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कवासी लकमा का अपना गांव है। हाँ। और चूंकि जो नेता आते हैं, जो मंत्री आते हैं, वो अक्सर कार्यक्रमों में आते हैं। तो जब कार्यक्रम में आते हैं तो तमाम लोग जो होते हैं वो महानुभाव होते हैं, जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द नेता घूमते रहते हैं। जनता के बीच में 1 to 1 जो मुलाकात होती है नेताओं का 5 साल तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है। शायद चुनाव ही एक मात्र कार्यक्रम होता है जिसमें वो गली मोहल्ले जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं और सीधे बिना किसी प्रोटोकॉल के जनता से बात करते हैं। दरअसल राजनीति को ये बात समझनी पड़ेगी और ये जो दर्द है ये सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, बल्कि तमाम मतदाताओं का दर्द होता है। हम कई सालों से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें ये दर्द समझ में आता है और चुनाव के वक्त वो बोलने का चूंकि मौका मिलता है तो वो बोलते हैं। बाकी समय में अपना दर्द बयान करते हैं, लेकिन नेताओं के पास ये चॉइस होती है कि वो जवाब दें या ना दें। लेकिन इस बार तो जवाब जनता को देना पड़ता है, तो जनता के बीच में जब जाते हैं तो जवाब देते हैं। बहरहाल यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैंने दिखाई कि किस तरह से तमाम जो मतदाता हैं वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं और जो कतार के खिसकने की रफ्तार है
वो काफी धीमी है और इससे मतदाता काफी परेशान है। आप लोग कितने घंटे से लाइन में लगे हुए? कितने देर हुआ? अच्छा, ये लोग तमाम लोग गोंडी बोलने वाले हैं, इसलिए ये लोग बात नहीं। आप कितने साल की हैं? कितने साल जमा भाई पुत्तों का साल का। कितने बार वोट डाल दिया आज तक? तो इस बार क्या सोच करके वोट डाल रही हैं? कैसी सरकार चाहिए आपको? तो ये वो वोटर्स हैं आप बात करेंगे जो कैमरा के सामने आने से शायद क्या नाम थोड़ा है सा घबरा रहे हैं। है मेरा। रुपेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से विमल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। विमल जी, स्वागत है आपका। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पहले चरण का मतदान हो रहा है छत्तीसगढ़ में और इस महापर्व में शामिल होने के लिए न सिर्फ मतदाता बल्कि प्रत्याशी सबसे पहले पहुंच गए थे संदेश देने के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर है, चाहे हम राजनांदगांव की बात कर लें, हम कोंडागांव की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर हम कड़ी टक्कर देख रहे हैं। वही कांग्रेस का ये कहना, जो सीट पहले हासिल हुई थी उससे एक ज्यादा ही लाएंगे, कम नहीं लाएंगे। बीजेपी के लिए क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हाँ। और जैसी हवा बह रही है और जिस प्रकार से लोगों का मनोयोग दिख रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की सारी सीटें जो है वो जीतने में कामयाब होगी और कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए कि बस्तर में जिस प्रकार नक्सलवाद अभी हावी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, वो स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस और नक्सलियों के बीच सांठ गांठ है। वहीं कांग्रेस जो ये दावा करती है कि हमने नक्सलवाद का सफाया कर दिया, वो सिर्फ जो है एक प्रकार से दिखावे वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कह रही है कि कांग्रेस और नक्सलियों के बीच सांठ गांठ है। आप देखिए, आसपास के जितने राज्य हैं, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ बहुत ज्यादा नक्सलवाद था पहले, वहां पूर्णतः समाप्त हो गया है नक्सलवाद। वहां किसी प्रकार की घटनाएं सुनाई नहीं देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य बचा है देश में जहां यदा कदा नक्सलवाद की घटनाएं होती रहती है। केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग जो है राज्य सरकार को किया कि नक्सलवाद खत्म करिए, आपको हम पूरा सहयोग देंगे। लेकिन कांग्रेस की इस सरकार ने लेकिन विमल जी, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो मतदान हो रहा है एक बड़ा सबूत है, क्योंकि जो मतदाता है वो खुद ही कह रहे हैं कि इस बार हम वोटिंग करने जा रहे हैं क्योंकि इंतजाम ऐसे किए गए हैं। कुछ ऐसे इलाके जहां पर कभी वोटिंग पड़ना संभव नहीं था, वहां पर भी वोटिंग हो रही है और लोग जो धमकियां मिली थी उनको दरकिनार करते हुए आगे वोट डालने पहुंच रहे। सुकमा की एक तस्वीर सामने आई जहां ब्लास्ट हुआ, लेकिन तब भी मतदाता कह रहे हैं हम जाएंगे। नक्सलवादियों ने कहा हाथ काट देंगे अगर वोट डाला तो, तब भी उन्होंने कहा हम जाएंगे वोट डालने। तो मैं कब इस बात से इनकार कर रहा हूं? केंद्र सरकार के प्रयास से पूरे देश में नक्सलवाद जो है समाप्ति की ओर से है। लेकिन एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। आप देखेंगे, पहले जो है आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले उड़ीसा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में नक्सलवाद की घटनाएं छत्तीसगढ़ से ज्यादा होती रहती थी और वहां से नक्सलवाद पैदा हुआ, इधर आया, लेकिन वहां तो समाप्त हो गया पूर्णतः आपको घटनाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ में यदा कदा देखने को मिलती है। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको पाल के रखा है और अपने हिसाब से वो उनसे काम लेती रहते हैं। वहीं दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, लोगों को सट्टे के कुएं में डाला है, सट्टे से इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है और उस सट्टे में सीधा सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। वो प्रदेश शर्मसार है। छत्तीसगढ़ महतारी का सिर जो है वो शर्म से झुक गया है। ऐसे लोग 1 मिनट मुख्यमंत्री के पद में रहने लायक नहीं है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ मनी वैष्णव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं ये। मनी जी, एक प्रतिक्रिया आपकी लूंगी और हम लोग अगर नक्सलवाद पर बात कर ही रहे हैं तो आपने सुना ही क्या कुछ कहना है इनका, विमल जी का, और आपकी प्रतिक्रिया आप इस पर लेना चाहूंगी। देखिए, विमल चोपड़ा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद कर चल रही है छत्तीसगढ़ में।
अभी अभी जो है हमने खुद देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जिन क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा होता था, अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों में, वहां भी वोटर बाहर निकल के आ रहे हैं और धमकी के बावजूद डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हम जो है नक्सलवाद नहीं चाहते। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये आंख मूंद के चल रही है। 2 ब्लॉक से 14 उसे में माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूँ। जिन सीट पर आज चुनाव हुए उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुए, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है सुबह से लाइन लगाकर। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहाँ मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। सर, कुछ क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं देखने को भी मिली है। आज सुबह एक घटना हुई है उसमें। देखिए, ये छुटपुट घटनाएं पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अब कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूँ कि आगे ये भी बंद होगा। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। आगे भी आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। तो सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे, जहां उन्होंने नक्सलवाद को लेकर, सुकमा की घटना को लेकर कह रहे थे कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, नक्सलवादी अपनी हरकतें करते रहेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और हर मतदाता को उत्साहित करते हुए भी नजर आए। तो लगातार वोटिंग भी जारी है और हमारी महा कवरेज भी जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।